नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज हम आपको पहुंचा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत तक जिन्हें आप सब जानते हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनकही बातें जो आप नहीं जानते हैं वो हम आपको आज के एपिसोड में बताएंगे। जी हाँ, आपने सही पहचाना, अनकही बातें हैं इस एपिसोड का नाम। आप इस वक्त हमारा चैनल देख रहे हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तित्वों से मिल पाएं। कार्यक्रम में अब हम स्वागत करते हैं महिला एक ऐसी महिला जो अपनी एक सशक्त पहचान रखती हैं, कर्मठ नेत्री रही हैं और महान शिक्षाविद रही हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती लता इकर जी। आपका बहुत स्वागत है जी। लता जी, जैसा कि काफ़ी लोग आपको देखकर प्रभावित होते रहे हैं, ये ऐसा पहला मौका है जब हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, आपके जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं को छूने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो आपके जन्म से शुरुआत करें तो कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म नागपुर में जी। और शिक्षा दीक्षा मेरी पूरी मध्य प्रदेश में, क्योंकि ओल्ड एमपी के समय की बात है। पिताजी उस समय में नागपुर में सर्विस में थे। उसके बाद में सीपीएन बरार, उसके बाद में एमपी का गठन हुआ तो हमारे बाबूजी का ट्रांसफ़र हुआ और वो आ गए सीधे वाराणसी में। तो जन्म के मतलब 3-4 महीने के बाद, 3-4 साल के बाद ही हम इधर आ गए थे। तो हमारी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरी वाराणसी में है। वाराणसी में आपने शिक्षा ली, स्कूलिंग? हाँ, स्कूलिंग शायद वहीं से प्रारंभ की थी और उसके बाद में फिर बाबूजी का ट्रांसफ़र हुआ तो हम सीधे अब आज जो छत्तीसगढ़ है उस तरफ चले गए। तो मेरी कक्षा उस समय में 5वीं शायद होती थी, तो वो लैलूंगा अब आज शायद पता नहीं, मुझे शायद जिला हो गया हो। और 5वीं के बाद में फिर 6वीं से लेकर 11वीं तक की शिक्षा मेरी जशपुर नगर, अच्छा, जो कि बहुत कॉमनली सभी लोग जानते हैं, तो वहाँ मैंने की। और फिर कॉलेज में फिर क्या हुआ कि जब वहाँ से मैंने अपनी परीक्षा पास की, बाबूजी का फिर ट्रांसफ़र हो गया और वो एक ऐसी जगह हुआ जहाँ पर स्कूल भी नहीं था और कॉलेज भी नहीं था। तो 2 महीने के लिए मैं अपने मामा जी के घर अमरावती में आकर के, महाराष्ट्र में आकर मैंने एडमिशन लिया। पिताजी ने फिर बहुत कोशिश करी कि भाई बच्ची को पढ़ाना है आगे। सब बच्चों की पढ़ाई भी थी, हम भाई बहनों की, हम 4 भाई बहन हैं, सबकी पढ़ाई थी। तो फिर बालाघाट ट्रांसफ़र करवाया। तो फिर पूरा मेरा कॉलेज का एजुकेशन जो है वो बालाघाट का है। यहाँ से पहले मैंने बीएससी किया। बीएससी के बाद में मुझे करनी थी जूलॉजी या बॉटनी में एमएससी। तो उस समय कॉलेज में बॉटनी नहीं था और जूलॉजी था ही नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो केमिस्ट्री भर था, तो मैं केमिस्ट्री नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। तो एमए इकोनॉमिक्स में सर हमारे पड़ोस में कॉलेज की जो प्रोफेसर थी गुप्ता मैडम, वो रहती थी, उनसे हमारा काफ़ी अच्छा घरोबा था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू एमए ही करवा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और बाद में मुझे उसमें इतनी रुचि आई इकोनॉमिक्स में, तो वो मेरा एमए हुआ। जिस साल मैं फाइनल कर रही थी उसी साल एमएससी खुल गया, तो मैंने फिर उसमें भी एमएससी ज्वाइन किया और एमएससी तक मेरा एजुकेशन। आज तो समाज आपको एक सशक्त महिला के तौर पर जानता है, लेकिन छोटी लता की हम बात करें तो किस तरह का आपका उस वक्त एक व्यक्तित्व था, किस तरह का नेचर था? अब बहुत छोटी लता तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं अपने आप को याद करती हूँ वहाँ से मुझे लगता है कि मैं सेल्फ डिसीजन वाली थी। और इसमें मेरे मतलब मैं, हमारी जो अम्मा थी, हमारे जो बाबूजी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो हमेशा, पिताजी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। बाबूजी का हमेशा रहता था कि नहीं, पढ़ो लिखो, पढ़ लिख करके आगे आओ। और इस कारण से स्कूलिंग के टाइम में भी हम को एजुकेशन में शुरू से पढ़े हैं। मतलब मैंने अपना जो 6 से, मैंने आपको बताया, अनवर जशपुर नगर में मेरी क्लास में केवल 3 लड़कियां थी, हम बाकी सब लड़के थे। तो उस कारण से एक जो लड़कियों वाला वातावरण था उसमें मैं कभी पली बड़ी नहीं। ना मेरे घर में वो वातावरण मिला मुझे, ना स्कूलों में हमेशा लड़कों। तो उसी तरह का सोच, उसी तरह का कार्य करने की पद्धति वो मेरे स्वभाव में थी। बाद में फिर हम जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ भी कोई एड था, तब गर्ल्स कॉलेज था ही नहीं, तो वो आगे वैसे ही कंटिन्यू बढ़ता चला गया। तो डिसीजन लेने का ज़रूर शुरू से रहा है। जब मैंने एडमिशन लिया उसी समय शायद किसी कारणवश यहाँ पर कोई हड़ताल हो गई थी। हमारे कॉलेज में बहुत बड़े बड़े मुरगने थे, तो उन्होंने हड़ताल कर दी थी। मैं बिल्कुल नहीं, 2 दिन कॉलेज गई थी और हड़ताल हो गई थी। मुझे एक तो क्या था, 2 महीने वहाँ रह के आई थी और मुझे कुछ हड़ताल समझती भी नहीं थी। तो मेरा उन हड़तालियों से झगड़ा हो गया। अच्छा। तो जब झगड़ा हो गया तो
मतलब हम रोड पे ही खड़े होकर मुझे कह रहे थे तुम जा नहीं सकती हो। हाँ। और जो हड़ताली थे तब यहाँ एक कलेक्टर सिंहो थे, उनका बेटा भी था उसमें, सब बड़े बड़े लोग थे। तो उनको ये लग रहा था कि ये फर्स्ट ईयर की लड़की और ये हमारी बात नहीं सुन रही है, और मुझे ये लग रहा था कि ये होते कौन है मुझे रोकने वाले। तो मैंने यही कहा तुम्हारे बाप का कॉलेज है, किसे नहीं जाने दोगे। तो पीछे से हमारे टीचर आ गए, 2 दिन हम उनके क्लास ज्वाइन किए थे, सो ही नहीं, उनको पता था कि ये बच्ची कॉलेज की, क्या बात है बेटा, रुक गए। उस ज़माने में प्रोफेसर भी साइकिल से ही चलते थे। तो वो उतरे कि उन्होंने फिर मुझे कहा तुम्हें कॉलेज जाना है? कहा जी सर। तो वो मुझे लेकर के कॉलेज चले गए। हम पैदल पैदल कॉलेज तक पहुँचे। कॉलेज में कोई नहीं था, बस मैं अकेली, तब मुझे समझ में आया कि हड़ताल हो रही है। तो इस तरह का रहा आपका एक विद्रोही जी, स्वभाव भी रहा कि आप, हाँ, है ना? गलत अगर मुझे लगेगा तो मैं विरोध करूंगी, मैं चुप नहीं रह सकती। फिर घर में आके सब, और एक और था हमारे यहाँ पर कि इतना से इतना कुछ भी होगा तो हम आके अपनी अम्मा को सब चीज़ बता देते। तो कल कॉलेज से लौट कर आया, लौट करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया। सब उन्होंने सुना भी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो हड़ताल भी उनकी वैसी कैंसिल हो गई। हड़ताल कुछ मेरे कारण हुई, वो फिर मुझे आगे 4-5 साल तक भुगतना पड़ा। मतलब लंबा चला हमारा झगड़ा, बहुत लंबा चला। अच्छा। 5-6 साल तक हमारा झगड़ा चला बहुत ज़्यादा। इसी बीच मेरा BSc फाइनल हो गया था, MA इकोनॉमिक्स मैंने ज्वाइन, नहीं MA इकोनॉमिक्स भी मेरा हो गया था। और फिर पिताजी की कहीं कहीं ट्रांसफ़र होती थी, लेकिन हम सब भाई बहन पढ़ते थे, तो इस कारण से हम कहीं जाते नहीं थे। अम्मा हमारे साथ रहती या ज़रूरत पड़ने पर बाबूजी के पास चल जाती, हम चारों भाई बहन साथ रहते। तो इसी बीच जब मेरा MSc में मैंने ज्वाइनिंग ली, तो यहाँ सेंट्रल बैंक में एक मैनेजर हुआ करते थे। उनकी बच्ची 2 टर्म में इकोनॉमिक्स में ही फेल हो गई थी। तो उन्होंने कॉलेज की जो मैंने बताया आपको गुप्ता मैडम, उम्मी बुआ, उर्मिला गुप्ता नाम था उनका, हम उनको उम्मी बुआ बोलते थे। तो उन्होंने उम्मी बुआ से कहा होगा कि भाई हमको पढ़ाना है। उन्होंने मुझसे कहा तेरा इकोनॉमिक्स हो गया, उसको पढ़ा दे। मैंने कहा ठीक। तो मैं चली गई, उसको घर में जाके बच्ची को पढ़ाया मैंने, कम से कम उसको 2-2.5 महीने पढ़ाया। अब वो बच्ची पास हो गई। अच्छा। तो दवे साहब बहुत खुश हो गए। और उन्होंने फिर वो ऐसा समय था कि तब बैंक मैनेजर भी नौकरी दे सकते थे। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलो हमारे बैंक में काम करो। तो मैंने कहा क्या होता है आपके बैंक में काम? बोले चलो दिखाते हैं। ऊपर रहते थे, बैंक जहाँ भी है वहीं थी, वो ऊपर रहते थे, वो नीचे। तो हमको नीचे लेकर आए, फिर उन्होंने सब जगह घुमाया, सारे लोग बैठ करके बिल्कुल बेचारे अपना लगे हुए। हाँ सब। तो मैंने कहा नीचे मंडी में सब लगे हुए कि ये क्या कर रहे हैं? बोले ये बस यही गुना भाग होता रहता है यहाँ पर, मुझसे नहीं बनेगा ये काम। मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा वो पहला जॉब में मिलने से पहले ही चला गया। लेकिन जितना बड़ा आपने काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है लता जी। ये कब सोचा आपने कि मैं किसी स्कूल की स्थापना करूंगी और वो स्कूल इतना बड़ा वटवृक्ष बनकर आगे उभर जाएगा? देखिए ये जो हुआ है इस सब में एलकर जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें मेरा तो मतलब इस दिशा का सोच नहीं बना था, लेकिन चूंकि मैं एलकर जी के साथ थी और उनके साथ ही जीवन जीने का निर्णय था, तो इमरजेंसी लगी यहाँ पर। मैं जब इमरजेंसी लगने के पहले मेरा जैसे ही MSc फाइनल हो गया, तब हमारे यहाँ पर जो अभी कश्यप जी हैं, वैभव कश्यप जी, इनके पिताजी, उनका हमारा बहुत घरोबा था। तो उनको पता था मैं MSc हो गई हूँ, घर में हूँ, क्योंकि इस बीच मैंने 1-2 जगह कोशिश करी, तो प्राइवेट कॉलेजेस में मुझे तुरंत कॉल आए, लेकिन बाबूजी ने जाने ही नहीं दिया। तो मैं ये तो समझ गई कि मुझे बाहर तो जाने मिलेगा नहीं, या मैं अपनी गवर्नमेंट सर्विस जॉब के लिए कोशिश करूँगी। पर इसी बीच उन्होंने कहा कि वहाँ कोई टीचर की ज़रूरत पड़ गई थी, तो उन्होंने कहा बेटा हमारे यहाँ खाली तुम करोगी? मैंने कहा ठीक है, घर ही तो बैठी हूँ। अम्मा ने भी, हमारे बाबूजी ने भी, दोनों ने हाँ कह दिया। तो मैंने सरस्वती शिशु मंदिर ज्वाइन कर लिया। वहाँ हमारी एलकर जी से दोस्ती हो गई। अब इमरजेंसी लग गई, तो इमरजेंसी के समय सारे सरस्वती शिशु मंदिर बहुत डिस्टर्ब किए गए थे। हमारे यहाँ टीचर्स थे, जो कोई जबलपुर से था, यहाँ से, तो वहाँ से मैंने 2 टीचर तो मेरे सामने पुलिस आकर के और स्कूल से उनको उठा कर ले गई और वो फिर अंदर हो गए। तो इमरजेंसी के दौरान फिर दूसरा घेरा, फिर यहाँ जो थोड़ा कांग्रेस की लीडरशिप थी वो भी चाहती थी कि एलकर जी पर भी घेरा डले, सो एलकर जी पर भी घेरा डलने लग गया। तो एलकर जी को छोड़नी पड़ी सर्विस इस बीच में, तो उन्होंने भी सर्विस छोड़ दी थी। तो अब सवाल ये था कि हमें आगे जीवन जीना है, तो हम कैसे जिएंगे?
तो एलकर जी ने मुझसे कहा कि मुझे तो सिर्फ स्कूल खोलना आता है, बाकी कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने 2 स्कूलें इसके पहले नवे गाँव में रीवा वगैरह कहीं कहीं जा कर के खोली थी। तो इस बीच में उन्होंने LIC का काम करने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें उनको कोई खास सफलता मिली नहीं, एक भी शायद उनको मिला ही नहीं। तो वो बोले भैया मुझसे कोई दूसरा काम तो बनेगा नहीं। सो हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम स्कूल ही खोलेंगे। तो ड्यूरिंग मतलब 77 जब इमरजेंसी थी, उस समय हमारे कुछ बहुत करीबी मतलब घरेलू लोग थे, जैसे आनंद कुछड़ को जानती हैं आप। आनंद कुछड़ के पिताजी जो हैं भाई साहब राजेंद्र कुछड़ जी, उनका हमारा बहुत मतलब उस समय वो अच्छे लीडरशिप में भी थे। डॉक्टर जोशी, तो डॉक्टर जोशी हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, हमारी जो बनाई हमने कमेटी उसमें, और उनको हम निक्की भैया बोलते थे। तो निक्की भैया हमारे सबसे बड़े हमारे वरदहस्त थे। तो इन सब के सहयोग से हमने फिर कमेटी का रजिस्ट्रेशन कराया और इस तरह से विवेक ज्योति को प्रारंभ किया। संघर्ष बहुत हुआ, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय जो है इस संघर्ष को करने की दिशा, इसकी शक्ति जो है वो एलकर जी को देना चाहिए, क्योंकि वही जानते थे कैसे करना, हम तो बस पीछे पीछे चलते थे। आपने कहा कि आप अपने फैसले खुद लेने में यकीन रखती हैं। एलकर जी का जिक्र हुआ, यहाँ पर ज़रूर ये थोड़ा सा व्यक्तिगत है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि मतलब कैसे मुलाकात हुई। आपने कहा दोस्ती हुई स्कूल में, लेकिन मतलब कैसे आपने ये डिसाइड किया कि यही मेरे जीवन साथी होंगे? अब इसकी कहानी जो है ना बहुत पीछे से है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने MSc कर लिया, मतलब MA के बाद में MSc कर लिया, गर्मी की छुट्टियाँ आई, तो मेरा एक रूटीन रहता था कि जैसे ही मेरी गर्मी में आखिरी पेपर दिया और उसके दूसरे दिन मैं किसी से क्या मतलब डिसाइडेड रहता था कि तब बस ही चलती थी, ट्रेन वेन भी नहीं थी, तो मैं बस में बैठ करके अमरावती मेरे मामा जी के यहाँ चली जाती थी। जब तक कॉलेज नहीं खुलता था मैं लौट कर नहीं आती थी। तो हमारा पूरा मतलब ननिहाल में हम सब बच्चे हमारे जिसकी परीक्षाएं होती जाती थी वो एक एक करके आते जाते थे, और सारे हम हमारे 2 मौसी और 3 मामा सबके बच्चे हम एकत्रित हो जाते थे वहाँ 15-20 लोग, और ऐसा हमारा गर्मी का ये होता था। तो उस साल क्या हुआ कि जब मैं गई वहाँ पर, तो अब हुआ होगा कि भाई अब लड़की बड़ी होगी, शादी, मैं सबसे बड़ी थी इन सब अपने परिवार में, मैं सबसे बड़ी थी। तो एक लड़के की ढूंढ मची होगी या पता लगा होगा जैसा हो, तो मुझे कोई एक लड़का देखने आया। अब मैं, लेकिन मेरे भाई बाबूजी वहाँ नहीं थे, तो मेरा तो वैसे ही दिमाग मतलब ये हो गया, और इस दिशा में कभी सोच नहीं आया, क्योंकि करना है अब सब, मतलब हमारे घर का वातावरण बिल्कुल ऐसा नहीं था। और दूसरा क्या, हम चूँकि शुरू से ही लड़कों के साथ रहे थे, तो ये शादी हमारे लिए कोई मतलब ऐसा सोच के विषय ही नहीं था। तो मुझे थोड़ा उसमें थोड़ा झटका सा लगा उस समय। अब भाई बाबूजी थे नहीं, तो मैं मामा जी को भी कुछ नहीं कह सकती थी। सो वो लड़का अपने दोस्त के साथ आया और पूछता जैसी लड़की से होती, क्या पढ़ा, कब पढ़ा, क्या पढ़ा। तो मैंने जैसा तड़ जवाब देना वैसे जवाब दे दिया। मेरी बड़ी मामी को बहुत बुरा भी लगा कि तुमने ऐसे एकदम जवाब दिया। तो मैंने कहा और कैसे देते हैं, और कैसे जवाब, उन्हें पूछा, हमने जवाब दे दिया, हो गया। उसके बाद उस लड़के के 2 दिन बाद रिफ्यूज़ल आ गया। अच्छा। और उसने रिफ्यूज़ल ये किया कि मुझे, हमको तो घर में घरगुती लड़की चाहिए है, ये ऐसे किस तरह लड़की नहीं चाहिए। अब मुझे बात, पहले तो मुझे खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई कि जब सब डाल दिया, बाद में मुझे लगा कि हम रिजेक्टेड। सो दैट पर्टिकुलर डे फिर हमारे भाई बाबू जी भी आ गए 2 दिन बाद, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा वहाँ भी रोई गई कि ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका अब नहीं होगा। लेकिन दैट पर्टिकुलर डे 2 दिन बाद मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूँगी तो उसी व्यक्ति से करूँगी जिसके जीवन में मेरे होने का कोई मतलब होगा। उसकी दिशा के डिसीजन में, जीवन के डिसीजन में मेरा होना महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ये डिसीजन था। अब उसके बाद में फिर अपना काम चला, अब दोस्ती भी हुई। अब इतना बड़ा काम जब हम लोगों ने साथ में खड़ा किया, तो फिर तो आप सोच सकते हो कि सारे डिसीजंस भी साथ के थे, निर्णय भी साथ के थे, और मुझे लगता है कि जीवन के आज जिस मोड़ पे मैं खड़ी हूँ उसमें मेरा वो डिसीजन शायद सही था। किस पर किसका प्रभाव ज़्यादा रहता है? मतलब अब सर हमारे अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो आपसे ही ये पूछती हूँ कि सर ज़्यादा आपसे प्रभावित रहे या आप सर से ज़्यादा प्रभावित रहे? नहीं, दोनों तरफ से कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं बहुत प्रभावित है, कुछ बातें ऐसी हैं कि उन्हें मेरी सुननी पड़ती है।
ऐसा कुछ वाकया हुआ, क्योंकि हम अक्सर समाज में ये देखते हैं, जैसा आपने कहा कि तेज तर्रार लड़कियों को बड़े सारे रिजेक्शन का सामना करना होता है, कई जगह लोग उन्हें उतना पसंद नहीं करते या उस तरह से एक संस्कार वाले व्यू से नहीं देख पाते। आप दोनों की इतनी अच्छी ट्यूनिंग रही, अपने समय का ये भी एक क्रांतिकारी कदम रहा। हाँ, बहुत। क्योंकि उस वक्त ये माहौल ही नहीं होता। नहीं, उस वक्त ये माहौल तो था नहीं, सही बात है। और घर में भी, परिवार में तो मैं परिवार की बड़ी बेटी थी, मेरी छोटी सिस्टर भी है और 2 भाई थे, वो भी मुझसे छोटे थे, तो इसका काफ़ी टेंशन भी था घर में। लेकिन एक मेरा डिसीजन उस समय था कि शादी तो घर से ही होगी, मान गए थे परिवार, बारात तो यहीं आएगी और यहीं से विदा होकर जाऊँगी। ये डिसीजन था, मैं अपने मन से कोई निर्णय करूँगी नहीं और आपको यही करना पड़ेगा। तो फिर ये हुआ कि हमारे पिताजी थोड़ा बहुत नाराज़ भी हुए। फिर बोले कि अम्मा ने कहा कि छोटी बहन है, तो उनका ठीक है, हम उसकी शादी कर देंगे। तो फिर देखा पर वो कुछ जमा नहीं, तो हमने तो फिर बाबूजी बोले कि अब जब होगा तो होगा। पहले तो हमारी अम्मा बहुत स्ट्रांग थी, माँ मेरी बहुत स्ट्रांग, वो कभी इन सब चीज़ों की ज़्यादा बहुत परवाह नहीं करती। तो उन्होंने जितने सारे संबंधित प्रश्न थे वो सब किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसकी तो जब होगी तो होगी, लेकिन इसकी हो जाएगी जी, अब कर दो इसकी शादी। तो हमारी शादी पहले हुई और काफ़ी जितनी हो सकती थी उतनी, मतलब हम जितने हमारे भाई बाबूजी कर सकते थे उतनी शान शौकत से हुई। स्कूल हमारा चल रहा था, हमारे सारे गार्जियंस, बालाघाट का करीब सभी तबका उसमें शामिल हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ कि समाज में एक मतलब हमारी पहुंच बहुत अच्छी बनी, नाम उंगली रखने के लिए कोई बात नहीं मिली जी। और बिल्कुल, और ये जो आपका सफल वैवाहिक जीवन है ये कई लोगों के लिए मिसाल की है। अब राजनीति में आपके प्रवेश की बात करें तो भाजपा ने लता जी को कैसे चुना, कैसे आप राजनीति में? ये तो बहुत बड़ी कहानी है। असल में इसके पीछे भी बहुत लंबी, हम सोशल लाइफ में नहीं रहे क्योंकि हमारा स्कूल का संघर्ष काफ़ी लंबा था, बहुत हमने मतलब शून्य से स्टार्ट किया था, तो हम दिन रात स्कूल में लगे रहते थे। तो इस बीच क्या हुआ कि एक घटना हुई बावरी मस्जिद को लेकर के। तो उस समय में उससे भी पहले घटना हुई थी कि लाल किले पे झंडा फहराना था। चूँकि हमारा जो एलकर जी जो हैं वो संघ से भी संबंधित हैं और एलकर जी भी भाजपा में नहीं थे उस समय, पर संघ से संबंधित वो भी थे। तो सारी जो घटनाएं होती थी वो सारी घटनाओं पर हमारा डिस्कशन बहुत होता था। हमारा मतलब खाने के पहले का, जब भी हम स्कूल से आएंगे आधा टाइम हमारा स्कूल की जो दिन भर की गतिविधियां होती थी उस पर निकलता था, हम डिस्कशन करते थे, बताते थे। और उसके बाद में फिर जो है राष्ट्र में जो हो रहा है उस पर था, तो वो चीज़ें आंदोलित तो करती थी। तो इसी बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर जो जहाँ लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए जा रहे थे उस समय में वहाँ पर उसकी अनुमति नहीं मिली, तो उसको लेकर के यहाँ पर एक वो निकली, संघ ने एक रैली निकाली थी। तो उस रैली में हुआ क्या कि सब जेंट्स जा रहे थे, मैं 9 साढ़े 9 बजे अपना तैयार होकर स्कूल जाने के लिए उठी, तो एलकर जी बिल्कुल तैयार हो गए। तो मेरे मुँह से निकल गया, मैंने कहा आचार्य जी, हम उनको आचार्य जी बोलते हैं या फिर मैं उनको श्री बोलती हूँ। तो मैंने कहा आज मेरा भी मन हो रहा है कि सड़क पर उतरा जाए, इतनी बड़ी घटना, हमारा ही राष्ट्र, हमारा ही स्थान, और उस पर हमें नहीं जाने मिला, हमारे लोगों को जाने नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि कौन मना कर रहा है, चलो। तो मैंने कहा मैं अकेली जाऊंगी तो कैसा लगेगा। तो मैंने फिर उस समय 3-4 फ़ोन किए। एक तो मार्डिकर साहब थे हमारे, मतलब अच्छे माने हुए नेता थे, उनकी श्रीमती जी को किया, काकू बोलती थी उनको। मैंने कहा काकू ऐसा ऐसा मेरा मन हो रहा है। लता मन तो मेरा भी हो रहा है और अच्छा है चल। तो वो हुआ। फिर एक यहाँ देवरस वकील थे, तो वो भी बहुत संघ के प्रतिष्ठित मतलब पदाधिकारी थे, तो उनकी पत्नी, उनको हम लोग आई बोलते थे, तो उनको फ़ोन लगाया। ऐसे करके हम 3 या 4 महिलाएं उस दिन उस प्रोसेशन में साथ में निकले हम। तो वो उससे एक मतलब घर के बाहर ऐसे मामलों के लिए हमारा पहला कदम निकला, एक वो हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि फिर बावरी मस्जिद का कांड उठ गया। तो बावरी मस्जिद में भी पहली बार जो घटना हुई वो कोठारी बंधुओं के इसमें, तो उसका भी फिर प्रोसेशन निकला। तो उस प्रोसेशन में भी मैं गई। तो उस समय यहाँ पर साकरे जी थे, वो थे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष।
तो उन्होंने जब देखा तो वो फिर मेरे इस बीच में जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पास विद्यार्थी परिषद वाले लोग बहुत बार आए कि आप विद्यार्थी परिषद के लिए। वहाँ क्या होता है, विद्यार्थी परिषद में जो टीचर्स होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं उनको भी प्रभारी बनाया जाता है। तो पर मुझे कुछ समझता नहीं था, तो मैंने कहा नहीं, मेरे से ये सब काम नहीं होगा, मैं तो अपने काम में हूँ। लेकिन ये ऐसे काम हो गए कि अनचाहे में ही, मतलब हम नहीं जानते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से और अपने स्वभाव के कारण शायद बढ़ते चले गए। उन्होंने फिर मुझे ऑफ़र किया कि तुम एक काम करो, तुम दुर्गा वाहिनी का काम देखो, हमारी ऐसी ऐसी संस्था है, ये होता है वो होता है। तो हमने कहा ठीक है, सोचूंगी, ऐसा बोल दिया मैंने। लेकिन इसी बीच उन्होंने कश्यप जी भी विश्व हिंदू परिषद का काम देखते थे, तो उन्होंने बुला लिया। वहाँ की जो हमारी महाकौशल प्रांत की जो प्रमुख थी वो ताई को बुला लिया कि ताई मुझसे मिलने घर आई। अब मैं बड़ी सोच में कि मैं ये सब करूँगी, मेरे स्कूल का कोई नुकसान ना हो जाए, बहुत सारी बातें थी जो उस समय सोचनी पड़ रही थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं करो, ये हमेशा जैसा मुझे अपने मायके में मुझे अपने बाबूजी का सपोर्ट मिला कि मतलब मेरे बाबूजी ने मुझे कभी खाना नहीं बनाने दिया। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, अभी भी बहुत अच्छा नहीं आता। मेरी बहू बहुत अच्छी वो बना लेती है, सब कर लेती है, मैंने वो नहीं किया कभी। अब हुआ क्या कि अम्मा को लगी कि इसकी शादी होगी तो ये जब जाएगी तो किसी घर में कैसे निपटेगी, कैसे निभेगी, सब बातें। तो उन्होंने फिर नियम बना दिया। तो बाबूजी से उन्होंने कहा, बोले आज से रात का खाना ये बनाएगी। तो बाबूजी बोले ये खाना बनाएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। तो मैं से जिद करके क्यों कर रही। फिर वो हो गया, वो टल गया। फिर हमारे बाबूजी का जो था वो टूर वाला, तो 2-2 3 दिन टूर पे चले जाते थे। फिर अम्मा ने छोटा सा निकाला कि जैसे ही बाबूजी टूर पे गए, आज खाना लता तुम बनाओ। अच्छा। तो अब लता खाना बनाएगी तो लता खाना बनाना आता नहीं, और लता खाना बनाने में रुचि नहीं। तो फिर क्या करूं, तो फिर मैं शुरू करती थी हलवा बना लूं। इतने सब लोग हलवा खाएंगे घर के, अब 4 भाई बहन भाई, तो हलवा खाएंगे, ठीक है। पोहा बना लूँ, तो पोहा बनाएगी। अंत में जाके खिचड़ी पर अंत होता था। और 4-3 जब भी मुझे मौका मिला वो खिचड़ी से आगे शायद मैं नहीं बढ़ी। बाद में हम दोनों बहनों का समझौता सा हो गया। वो खाना बनाने में रुचि लेती थी, उसे आता भी था, तो वो खाना बनाती थी। जी मैं बना देती हूँ, तो बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले। मैं हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरानी नहीं होती, तो मैं बर्तन भी मांजती थी, कपड़े भी, खाना नहीं बना पाती थी। अब यहाँ भी आने के बाद में फिर वही, पर मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। मतलब ये होता था कि मैंने कभी कभी अब होता है, परिवार था, सब था, सास भी थी मेरी, तो बताओ घर में अचार नहीं बन पाए, तो मुझे कहते थे कि तुम अचार बनाने के लिए बनी हो। अच्छा, मिलता बाजार में अचार, किस लोगों के लिए मिलता है, तुम्हारे जैसों के लिए मिलता है, तो खरीदो। ऐसा करके ये भी मुझे मतलब उस दिशा के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन इसमें जाने के लिए उन्होंने हमेशा कहा। तो मैंने कहा नहीं करो, मैं भी हूँ, अपन मिलकर कर लेंगे, देख लेंगे, स्कूल सब समझ जाएगा। तो फिर ऐसा करके हम धीरे धीरे बढ़े। हम मुश्किल से 4 या 5 महीने रहे होंगे अपने दुर्गा वाहिनी में। बाद में एक बैठक हुई जबलपुर में, जब मैं वहाँ गई तो मुझे महाकौशल प्रांत की महिला प्रमुख बना दिया, और तब से फिर मेरा ये सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। राजनीति नहीं थी एक्चुअली, वो तो मतलब वो धार्मिक सामाजिक काम था, और उसमें मैंने कम 7 साल काम किया, और बहुत काम किया। बहुत दायित्वों को संभाला। मैंने महाकौशल महिला प्रमुख थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कमेटी होती थी उसकी सदस्य रही। तो हमारे पास उस समय में महाकौशल प्रांत में 18 जिले थे, तो हम पूरे जिलों का मतलब मेरा दौरा होता था। तब तो मैंने घर से बाहर रहना भी शुरू, बच्चे मेरे काफ़ी छोटे थे उस समय, लेकिन हमारी अम्मा, वो घर भी था तो अम्मा वगैरह सब का संभल जाते थे बच्चे। तो इस तरह से मैं बहुत घूमी, और मैंने बहुत मतलब सामाजिक तौर पर काम करना शुरू किया। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि इलेक्शन का एक टाइम था, मेरे ख्याल से 2004 का इलेक्शन लड़ा है मैंने। तो उस समय में इनकी डेथ हो गई थी, कावरे जी की, और किरणापुर का कैंडिडेट इनको बदलना था पार्टी को। मैं पार्टी की मतलब मेंबर तो थी, वो चौनिया मेंबर होती वो तो थी, लेकिन पार्टी में मेरा कहीं आना जाना नहीं था। लेकिन एक बात जरूर होती थी, गौरीशंकर बिसेन जी मेरे से 1 साल जूनियर पढ़े हैं। हाँ, मैं एमएससी फाइनल में थी, वो एमएससी प्री में थे। तो और दूसरी बात क्या है कि गौरीशंकर बिसेन के जो छोटे भाई थे उनसे मतलब गौरीशंकर जी के हमारा अच्छा पारिवारिक संबंध था। तो इस कारण से जब वो लोकसभा लड़ने लगे, विधानसभा तक तो हमारा कभी कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोकसभा प्राय गर्मी में होती थी, स्कूल होती थी बंद। तो उन्होंने एक बार कहा कि दीदी बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है और अकेली रेखा से नहीं समझेगा, अगर आप भी एक तरह से सहयोग करें तो वो लोकसभा के 2 बार के इलेक्शन में मैं उनके लिए घूमी।
बस इतना भर मुझे याद है, बाकी फिर इसके बाद में कोई लेना देना नहीं था। फिर एलकर जी भी धीरे से बीजेपी में शामिल हो गए। तो घर में जितनी राजनीति होती थी वो तो पूरी मैं जानती थी, बाहर मेरा कम था आना जाना, लेकिन वो भी घर में राजनीति होती थी माने काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो इस कारण से पूरे ज़िले की जानकारी मुझे होती थी, पूरे ज़िले से मेरा संपर्क था। अब ये बाद में अध्यक्ष बन गए, तो पहले महामंत्री रहे 2 बार, तो सारे काम करना, तो फ़ोन लगाना है तो मैंने ही लगाना है, तो सारे काम मैं जानती थी। धीरे धीरे मैं काफ़ी समझ गई थी। तो उस समय में क्या हुआ कि इलेक्शन में चूँकि वहाँ का किरणापुर का कैंडिडेट बदलना था, और हमारे जो संगठन मंत्री थे, और शायद पार्टी का उस समय का निर्णय था, जैसा मुझे बाद में कहा गया, मुझे कहा गया कि चुनाव आपको लड़ना है। अब मेरी बड़ी हालत ख़राब, किरणापुर, अब किरणापुर की न मैं कोई गली जानती, न मैं किरणापुर के गांव को जानती। हाँ, ये ज़रूर है कि विश्व हिंदू परिषद के कारण उसकी कुछ 1-2 यात्राएं निकली थी, उसमें हम गए थे, लेकिन बहुत नॉमिनल, बहुत ज़्यादा मेरा संपर्क नहीं था। तो मैंने यही कहा कि भाई इस तरह से आप अगर हमको टिकट देंगे तो हम तो जानते ही नहीं, आप एलकर जी को दे दीजिए। मैंने फिर लास्ट में ये कहा कि आप एलकर जी को दे दीजिए, मैं पूरा काम करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको एलकर जी को नहीं देना, हमको आपको ही देना है। उन्होंने कहा हम तो हार जाएंगे। तो बोले हमें मालूम है आप हार जाओगे, पर आपको लड़ना है। तो मैंने कहा फिर क्यों लड़ना है? बोले हमको लड़ना, हमको महिला नेतृत्व तैयार करने हैं। कुछ ये शब्द हमारे संगठन मंत्री जी ने मुझसे कहे। तो फिर मैंने जब इनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं लड़, कुछ नहीं होता। फिर हम लड़े, पैसे वैसा हमारे पास कुछ नहीं था, पार्टी नहीं दिया पैसा, और हमने चुनाव लड़ा। तो जैसा लड़ा वैसा रिजल्ट आया, हम हार गए। कोई बात नहीं। और उसके बाद में फिर ये पार्टी की यात्रा हमारी चलने जी, आपने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग समितियों में, क्षेत्रों में काम किया है। ये दायित्व किस तरह मिले और किस तरह आप इनका निर्वहन कर रही हैं? मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, मैं कभी किसी दायित्व को लेने कहीं नहीं। ऐसा राजनीति में बहुत कम होता है, या पता नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है, लेकिन लोग कहते हैं जाना पड़ता है, बार बार मिलना पड़ता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरा मतलब क्या हुआ कि एलकर जी अध्यक्ष पद से हटे, तो एलकर जी ने अपने दोस्त हैं उनके रमेश रंगलानी जी और अडवाणी जी थे उस समय, और संगठन पे यही लोग हावी रहते थे, तो रमेश जी अध्यक्ष बनेंगे, डिसाइड हुआ। अब रमेश जी अध्यक्ष बनेंगे तो रमेश जी का ये रहा कि भाई मुझे तो एलकर परिवार का सहयोग लगेगा ही, मैं उसके बिना काम नहीं कर पाऊंगा। अब एलकर जी तो अध्यक्ष रह चुके थे, तो वो तो बनते नहीं, तो कौन बने? तो लता एलकर, मुझे महामंत्री चाहिए। तो ऐसे मैं महामंत्री बन गई। मैंने नहीं कहा कि मुझे कुछ बनना, लेकिन मैं बन गई। फिर महामंत्री का कार्यकाल मेरा 3 साल का रहा। उस बीच में जो काम किया, जैसा भी किया, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े थोड़ा। फिर उस समय जो हमारे संगठन, फिर क्या हुआ कि इस बीच में वो उस चुनाव को लड़ने के बाद बालाघाट चुनाव का भी, नगर पालिका का भी चुनाव मुझे तुरंत लड़ाया गया, उसमें भी मुझे असफलता मिली। लेकिन हमारे जो उस समय हमारे यहाँ पर क्या होता था, जिले में संगठन मंत्री होते थे, तो जिले के संगठन मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप महिला मोर्चे में जाइए। अब महिलाओं के काम के बारे में बिल्कुल जीरो थी, हालांकि मैंने विश्व हिंदू परिषद में बहुत काम किया और महिलाओं के साथ काम किया। और मैं आपको बताऊं कि मैंने हाई फाई महिलाओं के साथ काम नहीं किया। हमारा विश्व हिंदू परिषद का काम मंदिर और ग्रामीण महिलाएं, तो मेरा काम उन्हीं में था। मैं झोपड़ों में सोई हूँ, मैंने जो मिला सो खाया है। मैं रेलवे स्टेशन पर कहीं भी, मुझे आपको आज वही मेरी आदत बन गई है, ऐसे मुझे कोई हाई फाई चीज़ नहीं लगती। अगर हम अपने ग्रुप के साथ चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे सोना है तो हम रेलवे स्टेशन पे भी सो सकते हैं, सोते थे। तो ऐसा हमने काम जरूर किया था, लेकिन पार्टी का काम तो नहीं किया था। और महिला मोर्चा सुन के मुझे थोड़ा ये, मैंने कहा भाई साहब मैंने कभी काम नहीं किया ये वाला। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं आप करिए। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करिए करिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको, उन्होंने मुझे समय कहा था हम आपको प्रदेश के पदाधिकारी बनाएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, इनसे पूछा, बोले ठीक है। अब हुआ क्या कि बाद में कुछ ऐसा विषय बना, जो भी हुआ उनको किसी को एडजस्ट करना पड़ा, तो मेरे को पदाधिकारी का तो नहीं मिला कुछ, लेकिन मुझे मैंने देखा न्यूज़ में, तो मैं उस दिन वहीं भोपाल में थी जब वहाँ न्यूज़ छपी। अच्छा। तो मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मैंने देखा लता एलकर सदस्य, मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन मैंने फिर उनको फ़ोन किया तो बोले, उन्होंने बताया मुझे कि बेटा ऐसा हो गया लता जी, हमको उसको एडजस्ट करना पड़ा। तो उनका चलिए ठीक पर बात नहीं। तो ऐसा करके मैं महिला मोर्चे में एंट्री ले ली। फिर महिला मोर्चे में एंट्री लेने के बाद मैंने 2 अध्यक्षों के साथ काम किया, 2 अध्यक्ष का टर्म में मैंने काम किया। उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि स्कूल में हमारे पारिवारिक भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे स्कूल में, तो उसके कारण मैंने फिर काम करना बंद कर दिया।
उनका मतलब मैंने जाना आना सब छोड़ दिया। तो जब मैंने जाना आना छोड़ दिया तो उसके बाद में मुझे हमारी अब वो नहीं रही हैं, कोरोना में चली गई राजस्थान, नहीं उसके पहले एक दिन प्रभात झा जी हमारे यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष बने। प्रभात झा जी को मैं तब से जानती हूँ जब मैं विश्व हिंदू परिषद में थी। तो क्या होता था, ये एलकर जी होते थे महामंत्री, इनके पत्र, और हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय था वो था भोपाल में, तो हमको कई बार वहाँ जाना पड़ता था, कुछ वहाँ बैठक है कुछ है। तो एलकर जी मुझे कहा कुछ भी अपना लिफाफा दे देना, प्रभात जी को दे देना। तो हम ऐसे देने जाने लग गए, उनका पैसा भी दिया हुआ है। तो उन्होंने पूछा तुम लोग रुकती कहाँ हो? तो मैं हम लोग सुबह आते शाम को चले जाते हैं, रुकने उकने का तो झंझट है नहीं। बोले कभी हो तो तुम यहाँ रुका करो। तो ऐसा हमको कभी ज़रूरत पड़ गई तो हम भाजपा के कार्यालय में रुकते थे उस समय भी, मैं और मेरी माँ इसकी दुर्गा वाहिनी की जो हमारी प्रमुख थी जयश्री राय, शायद आप, तो बाद में वो बन गए। तो उन्होंने उस समय हमारा काम देखा हुआ था जी। तो इस तरह से हाँ, लाइफ में मिलते तो वो फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय के लिए उनसे पूछा गया होगा, तो उन्होंने हमारा नाम भेज दिया। और उस समय लांजी का चुनाव था, जहाँ तक मुझे याद है, जिस दिन मेरी घोषणा हुई लांजी का चुनाव था। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारा नाम दिया है और जो भी पद कहेंगे, पद के लिए दिया है, मैंने पद के लिए दिया है, पद कहेंगे जो भी कहेंगे वो स्वीकार लेना, और अगर सदस्य भी बनना पड़े तो ना मत कहना, मैंने कह दिया। ठीक है सर। अब हम जब वहाँ पहुँचे लांजी में, तो वहाँ हमको हमारे एक और बहुत करीबी मित्र का फ़ोन आया कि दीदी इससे नीचे कोई पद नहीं लेना। अच्छा। मैंने बोल दिया है कि वो अगर बनेंगी तो यही बनेंगी। अब मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। फिर हम 4 बजे घूम रहे थे, संपर्क कर रहे थे, मेरे साथ में रेखा बिसेन जी भी थी। तो जब हम संपर्क कर रहे थे तो मुझे फ़ोन आया हमारी जो अध्यक्ष थी स्मृति ईरानी जी का कि आप लता जी बोल रही हैं कि हमने ऐसा ऐसा निश्चित किया, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, ऐसा समझने के लिए। ठीक है सर। तो ऐसा करके मैं यहीं थी, मैंने कभी स्मृति ईरानी से मिली ना, मैं कभी प्रभात भाई साहब जी के पास बोलने गई, लेकिन मुझे वो पद मिला। उसमें मैंने फिर 4 साल काम किया। उस दौरान मैं उत्तराखंड की भी प्रभारी थी, इस कारण से उत्तराखंड के जितने प्रमुख बड़े लीडर्स हैं उन सब से मेरा संपर्क रहा। चूँकि मैं उस समय वहाँ थी तो इसलिए जो राष्ट्रीय बड़े स्तर के नेता थे उन सब से मेरा संपर्क हुआ। फिर उसके बाद 4 साल बहुत काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब इसको, वो बीच में स्कूल के लिए मैं परेशान हो जाती। फिर मैंने 3 साल घर में, 2-3 साल घर में ही रहना ऐसा तय किया। 1 साल तो मैं कहीं मतलब गई नहीं और सबको बोल दिया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपना स्कूल देखना। तो 1 साल के बाद में मुझे फ़ोन आया, 2 साल के बाद मुझे फ़ोन आया उनका, हम अब वो रही नहीं है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, हो गया बात हो गया आप तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आजकल क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रही थी, मैं अभी घर पे ही हूँ और मुझे थोड़ा सा घरेलू काम अभी निपटाना है। तो इस बीच एक दिन फिर मुझे फ़ोन आया, 2 साल बीत गए थे, 3रा साल चल रहा था कि क्या कर रही हैं आप। मैंने कहा मैं घर पे, भोपाल से फ़ोन था, क्या कर रही हैं आप। मैंने कहा घर पे हूँ सब। अच्छा, तो आपको अगर न बना दिया जाए प्रदेश का अध्यक्ष तो काम करेंगी। तो मैंने कहा कर लेंगे भाई साहब। तो बोले अच्छा ठीक है, मैंने बात कर रखी है, आपको फ़ोन आएगा। ठीक। फिर वो फ़ोन आया तो मुझसे बातचीत हुई उनकी अध्यक्ष जी की कि ऐसा ऐसा है और आप फ़ोन करेंगी, आपकी तबीयत कैसी है, कि किसी ने वहाँ बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं चलने फिरने योग्य नहीं हूँ। तो मैंने कहा अच्छी है भाई साहब, ठीक है, ऐसा करेंगे आप। ठीक है करूँगी। फिर हमारे महामंत्री जी का फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया मुझे। ठीक है। अब उसके बाद में वो बात खत्म आई गई हो गई। इस बात को भी 1 महीना, इस बीच मेरे स्कूल का कुछ काम आया। तो काम आया, उस काम को लेकर के हमें एनसीटी के ऑफिस जाना था। मैं और मेरा बेटा पुणे, हम दोनों गए एनसीटी में, अपना काम वाम किया। तो यही कहता कि मम्मी कितने दिन हो गए हैं आपका, ये बात चली, क्या हुआ। मैंने कहा हाँ यार पता ही नहीं चला क्या हुआ, चलो जरा आज मिल के देखते हैं हुआ क्या है। तो हम गए, हमारे महामंत्री जो थे उनसे मिलने गए। तो जब हम उनके पास बैठे तो उन्होंने बताया, उनसे मैं मिली, उनको मैंने बताया सब मैं बताई।
अच्छा अच्छा, कब आएंगे क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा अध्यक्ष जी से बात हुई, अब भी जाओ, इसी समय जाओ, अध्यक्ष जी से बात करो। मैंने कहा ठीक है वैसा जाती हूँ। अब मैं चली गई उनके, फिर हम लौटते में उनके घर चले गए। अच्छा, हमारा काम जो था वो पेंडिंग था, कहाँ, एनसीटी में। तो हम अध्यक्ष जी के घर गए, अध्यक्ष जी थे नहीं घर पे, कहीं गए हुए थे। हमने उनके स्टाफ को बोले आपका जो काम है वो बता दीजिए। मैंने कहा नहीं वैसा कोई काम नहीं होता, ऐसे ही एवं ही मिलने आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो आएंगे तो हम बता देंगे, आप बता दीजिए। तो मैंने कहा मेरा नाम लताइल कर। जैसे ही मैंने लताइल कर बोला, वो व्यक्ति जो उनका पीए था वो खड़ा हो गया अपने सीट पर और बोला बैठिए दीदी आप बैठिए। तो मैंने कहा नहीं मेरा एक काम है एनसीटी में, भाई साहब आए तो उनको बताइएगा और हो सके तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा तो मैं आ जाऊँगी। अब हम एनसीटी आ गए ऑफिस में। तो एनसीटी के ऑफिस में उस समय जो हमारा ऑफिसर था वो सब टेबलों पर निरीक्षण कर रहे थे। तो हम दोनों बैठ गए वहाँ पर सामने, वहाँ टीवी चलता है तो टीवी चल रहा था। अब चलते चलते उसमें लाइन चलने लगी लताइल कर प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, वहाँ मैंने देखा तो मुझे समझाया कि वो व्यक्ति खड़ा क्यों हो गया था, क्योंकि गया होगा प्रेस में। तो उस दिन मेरी और युवा मोर्चे की दोनों की घोषणा, ऐसे हमारी घोषणा। तो ऐसे रहा, ऐसे हाँ, मतलब हम उसमें विश्वास नहीं करते कि हम जा करके अपने लिए करें, और मुझे करना नहीं पड़ा, किस्मत से मुझे कभी नहीं करना जी। तो ऐसे मैंने बड़े बड़े पद ले लिए। बहुत चुनौतियाँ रहती हैं, विशेष तौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो सबके अपने अपने सपने हैं, लेकिन हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ रहती है। इस वक्त आपको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वो अपनी चुनौतियों का सामना करें, अपने सपनों को साकार करें? देखिए, मैं सबसे पहले महिलाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने महिलाओं के साथ बहुत काम किया, कहाँ, राजनीति के क्षेत्र में। तो मैं सबसे पहले उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि जिस क्षेत्र में भी काम करना हो, सबके लिए लागू होता है, हमको जिस क्षेत्र में काम करना हो उस क्षेत्र की पूरी जानकारी लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमको पहचान बना, हमारी पहचान हो, हमारा नाम हो, तो उसके लिए उस क्षेत्र की पूरी जानकारी लेकर निर्णयात्मक काम करने चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि बहुत बड़ी फौज आती है, वो सिर्फ आती है तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो मैं अपनी सभी आने वाली सभी नई लड़कियों से यही कहूँगी कि जिस क्षेत्र में भी काम करना हो, और एक दूसरी बात एक और है कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई एम जरूर रखना चाहिए। लक्ष्यहीन जीवन मत जियो। लक्ष्यहीन जीवन किधर भी भटका सकता है। उनको इतना आप आसमान तो दो खुला कि वो अपना हर अच्छा बुरा होता है डर के मारे बताते ही नहीं घर में बच्चे, और फिर उस डर से वो किस दिशा में चली जाएंगी नहीं मालूम। तो और वो उनका एम भी नहीं है, तो पहले बच्चों को एम दो। अब ये भी एम में भी कभी कभी बड़ी गड़बड़ जाती है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब उसमें इतना प्रेशर हो जाता है कि कहीं के कहीं पहुँच नहीं बन पाते। हाँ, तो ये नहीं, बच्चों की रुचि देखी जाए और उसके हिसाब से बच्चों हर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके ही आगे बढ़ाइए, तो आपका जीवन सफल है, आपके बच्चों का जीवन सफल है और परिवार खुशहाल है। हमारे साथ थी लताइलकर जी। अनकही बातें आप देख रहे थे। अगले एपिसोड को देखने के लिए आपको करना होगा इंतज़ार अगले रविवार का, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे कुछ किसी और नई शख्सियत से, जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनकही बातें। आज के एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।